वेलकम ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। आज के राजनीतिक विज्ञान के लेक्चर में हम जानेंगे पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में मैकियावेली के बारे में। ठीक है, इनके सामान्य परिचय से शुरू करते हैं। तो मैकियावेली का जन्म 1469 में इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो द प्रिंस, डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टाइट्स लिवियस, द आर्ट ऑफ वॉर, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। ठीक है, और जो मैकियावेली थे ये अपनी योग्यता और प्रतिभा से फ्लोरेंस की ओर से 23 बार राजदूत भी नियुक्त हुए थे। ठीक है, इनकी मृत्यु 1527 में 58 वर्ष की आयु में हो गई थी। मैकियावेली राजनीतिक यथार्थवाद यानी कि पॉलिटिकल रियलिज्म के जनक थे। ठीक है, और उन्होंने ही राजनीति के वास्तविक जगत को प्रधानता दी थी। यानी कि अब से पहले क्या था कि राजनीति में आदर्शवाद या नैतिकपूर्ण व्यवहार की बात चल रही थी। ठीक है, कि नैतिकपूर्ण व्यवहार कैसा होता है या आदर्श रूप से राजनीति में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन मैकियावेली आए और इन्होंने यथार्थ को देखना शुरू करा। इन्होंने बताया कि अभी तक मानव को जिस तरीके से नैतिक रूप में माना जाता था, इन्होंने इसके उलट बताया कि मानव स्वार्थी है, ठीक है, लालची है, डरपोक है। तो इस प्रकार इन्होंने यथार्थ को देखा। ठीक है, और उसी प्रकार इन्होंने राज्य को चलाने के लिए कुछ तौर तरीके भी बताए। तो दरअसल मैकियावेली ने यूनानी युग के नैतिकपूर्ण विचारों की बजाय राजनीति के यथार्थ का विश्लेषण किया। उसका मूल उद्देश्य राजनीति विज्ञान के परंपरागत या सैद्धांतिक प्रश्नों का उत्तर देना नहीं था, बल्कि उनका सरोकार बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्नों से था। ठीक है, मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि उन्हें अपने युग का शिशु कहा जाता है? जिसका कारण है कि मैकियावेली पर अपने समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व नैतिक विचारों का अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। हालांकि हर दार्शनिक पर उसके समय का उसके विचारों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन मैकियावेली का पर अपने समय का प्रभाव कुछ ज्यादा ही पड़ा था। ठीक है, कुछ अधिक ही प्रभाव पड़ा था, और उसका एक कारण भी था। दरअसल मैकियावेली का समय पूर्ण जागरण का काल था। ठीक है, जब पुरानी व्यवस्थाओं का स्थान धीरे धीरे नई परंपराएं ले रही थी। तो यही कारण है कि उनके विचारों पर उनके समय का, परिस्थितियों का अधिक प्रभाव पड़ा। इसी कारण मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैकियावेली ने मानव स्वभाव यानी ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कुछ कहा। ठीक है, तो मानव स्वभाव मूलतः स्वार्थी, लालची व डरपोक है। मानव का मूल उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। ठीक है, मैकियावेली मानव स्वभाव के यथार्थ में जाते हुए बताते हैं कि मानव जो स्वभाव है वो मूलतः स्वार्थी, लालची और डरपोक है। ठीक है, वो कोई इसकी नैतिक परिभाषा नहीं देते हैं मानव के स्वभाव की। वो जो यथार्थ उन्होंने देखा है वही बताते हैं कि वो स्वार्थी है, लालची है, डरपोक है, और उसका मूल उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। राजा को इन स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए भय यानी डर और प्रेम दोनों का प्रयोग करना चाहिए। और मैकियावेली का एक प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है, लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूलता। ठीक है, मैकियावेली ने मानव स्वभाव को सार्वभौमिक माना, यूनिवर्सल माना, क्योंकि व्यक्ति स्वार्थी है। यानी कि सभी व्यक्ति स्वार्थी हैं। कोई एकाध अपवाद हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मनुष्य का स्वभाव यह है कि वह स्वार्थी है। वो जो भी काम करता है उसमें कहीं ना कहीं उसका अपना हित स्वार्थ होता है। ठीक है, तो एक उन्होंने मानव स्वभाव को सार्वभौमिक माना। अब बात करते हैं कि मैकियावेली ने शासन कला पर क्या विचार दिए। शासन कला यानी कि शासन किस प्रकार करना चाहिए एक राजा को। ठीक है, तो मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस में शासन कला का विचार दिया। मैकियावेली ने एक शक्तिशाली इटली के निर्माण के लिए, क्योंकि वो इटली से थे और वहां की परिस्थितियों और वहां की तत्कालीन परिस्थितियों से ही वो प्रभावित थे। ठीक है, तो मैकियावेली ने एक शक्तिशाली इटली के निर्माण के लिए राजनीति में हिंसा, धोखेबाजी आदि को उचित माना। ठीक है, और उनके अनुसार एक शक्तिशाली राजा ही शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं कि वो कोई आदर्श पूर्ण अपने विचार नहीं रखते या कोई नैतिक रूप से प्रभावित, बल्कि वो यथार्थ को देखते हुए बताते हैं कि राजनीति में हिंसा, धोखेबाजी आदि को उचित ठहराते हैं, और उनके अनुसार एक शक्तिशाली राजा ही शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। उसने राजा के लिए शेर जैसी बहादुरी व लोमड़ी जैसी चालाकी जैसे गुणों का होना उचित माना। यानी राजा को केवल बहादुर होना काफी नहीं है, बल्कि उसे चालाक भी होना होगा। मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण व उदार दिखना चाहिए।
लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसे छल, धोखा, बल प्रयोग से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, अतः राजा जैसा दिखे वैसा होना नहीं चाहिए, यानी कि दिखने में तो वो सद्गुणी होना चाहिए, धर्मपरायण होना चाहिए, ताकि वो जनता को एक आदर्श राजा की तरह दिखे। लेकिन जब कभी भी आवश्यकता पड़े तो उसे धोखा, बल प्रयोग से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, तभी वह एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण कर पाएगा। मैकियावेली ने राजा को सलाह दी कि उसे यह सतर्कता बरतनी चाहिए कि प्रजा कभी भी अपने राजा से घृणा ना करे तथा राजा द्वारा प्रजा की महिलाओं व संपत्ति पर आक्रमण ना किया जाए, क्योंकि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु तो भूल सकता है लेकिन संपत्ति का विनाश आजीवन नहीं भूलता। ठीक है, ये मैकियावेली का एक प्रसिद्ध कथन है। ठीक है, तो अगर राजा चाहता है कि उसकी प्रजा उससे घृणा ना करे तो वो अपनी प्रजा की महिलाओं व संपत्ति पर कभी आक्रमण ना करे। ठीक है, मैकियावेली के अनुसार राजा को धर्म का राजनीतिक प्रयोग सीखना चाहिए, जबकि स्वयं धार्मिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, धर्म का जिस प्रकार भी वो राजनीति में प्रयोग करे वो उस तरीके से आने चाहिए, लेकिन वो एक धार्मिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो धार्मिक होता है तो वो कुछ नैतिक नियमों से बंध जाता है, और अगर ऐसा होता है तो वो एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण नहीं कर पाएगा। मैकियावेली का जो मुख्य उद्देश्य है वो है एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण करना। ठीक है, तो जो शक्ति है वो उसके लिए, शक्तिशाली राज्य उसके लिए साध्य है, और बाकी हर चीज जो भी उसके राज्य को शक्तिशाली बनाती है वो उसका साधन है। ठीक है, अब बात करते हैं धर्म व राजनीति के संबंध में मैकियावेली ने क्या विचार दिए। तो मैकियावेली ने धर्म व राजनीति में स्पष्ट विभाजन किया, दोनों को अलग अलग किया। ठीक है, मैकियावेली ने पंथ निरपेक्ष राज्य राजनीति का आधार रखा। आज जो हम राज्य देखते हैं जिसमें राजनीति व धर्म दोनों अलग अलग हैं, एक पंथ निरपेक्ष राजनीति देखते हैं, तो उसका जो आधार है वो मैकियावेली ने ही रखा था। मैकियावेली ने चर्च व राज्य के मध्य पूर्ण पृथक्करण का समर्थन किया, क्योंकि चर्च इटली में एकता पैदा करने में समर्थ नहीं था एवं अन्य शक्तियों को भी एकता उत्पन्न करने में बाधा उत्पन्न कर रहा था। दरअसल उस समय राज्य के शासन में चर्च का अधिक हस्तक्षेप होता था तथा पादरी वर्ग अपने हित के लिए कार्य करता था। यही कारण है कि मैकियावेली चर्च का प्रबल विरोधी था, लेकिन वो धर्म का विरोधी नहीं था। ठीक है, वो चर्च और पादरी वर्ग का विरोधी था, क्योंकि ये अपने हित के लिए राज्य को शक्तिशाली बनने से रोकते थे। ये केवल अपना हित देखते थे और उनके हित से अगर राज्य की हानि होती है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए मैकियावेली हमेशा से चाहते थे कि धर्म व राजनीति अलग अलग हो, यानी कि चर्च अपना काम करे और राज्य अपना काम करे। ठीक है, मैकियावेली ने राजनीति व नैतिकता के मध्य नवीन संबंधों का निर्माण किया। मैकियावेली के अनुसार राजा पर नैतिक मानदंड लागू नहीं होते। ठीक है, किसी भी प्रकार के नैतिक मानदंड राजा पर लागू नहीं होते। यदि राजा नैतिक मानदंडों से बंधा होगा तो यह उसके लिए हानिकारक है, उसका राज्य शक्तिशाली बनने में बाधित हो सकता है अगर राजा नैतिक मानदंडों से बंधा होगा। ठीक है, नैतिकता के मानदंड आम व्यक्तियों पर लागू होते हैं, जो भी वहां की प्रजा है, आम व्यक्ति हैं, उन पर तो नैतिकता के मानदंड लागू होते हैं, लेकिन राजा पर नैतिक मानदंड लागू नहीं होते। ठीक है, मैकियावेली ने नैतिकता की एक नई परिभाषा दी। ठीक है, और उन्होंने कहा कि शासक द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया कोई भी कार्य नैतिक है। यानी कि उन्होंने नैतिकता का जो पैमाना रखा वो यह था कि राजा द्वारा अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए जो भी कार्य किया जा रहा है वो नैतिक है। ठीक है, अगर उससे हमारा राज्य शक्तिशाली होता है तो वो हर कार्य नैतिक है। ठीक है, तो ये था उनका नैतिकता का पैमाना। चाहे उसके लिए वो धोखा करे, छल करे, बल का प्रयोग करे, कुछ भी करे, अगर उससे उसका राज्य शक्तिशाली होता है तो वो हर कार्य नैतिक माना जाएगा। ठीक है, मैकियावेली ने किसी भी साधन का प्रयोग करके शक्ति अर्जित करने का समर्थन किया था। ठीक है, और मैकियावेली के लिए शक्ति अर्जन ही राजनीति का मूल उद्देश्य है। तो मैकियावेली ने राजनीति का मूल उद्देश्य क्या बताया? शक्ति अर्जन। ठीक है, शक्ति को बढ़ाना, शक्ति को प्राप्त करना ही राजनीति का मूल उद्देश्य है, और उन्होंने किसी भी साधन का प्रयोग करके शक्ति को अर्जित करने का समर्थन किया था। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रवाद की। ठीक है, राष्ट्रवाद के बारे में मैकियावेली ने क्या विचार दिए? तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का आधार मैकियावेली के विचारों में ही मिलता है। मैकियावेली के लिए राष्ट्रवाद का अभिप्राय राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने से था। राष्ट्र को शक्तिशाली करने का आशय इटली के शक्तियों को एक राजा में केंद्रित करना था। ठीक है, तो मैकियावेली का जो राष्ट्रवाद है वो है राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना, और राष्ट्र को शक्तिशाली करने के लिए
इटली की शक्तियों को एक राजा में केंद्रित करना था। ठीक है, अगर ये शक्तियां एक राजा में केंद्रित होगी तो राष्ट्र अधिक शक्तिशाली होगा, क्योंकि अगर ये विभाजित होती हैं तो शक्तियां विभाजित होगी, जिससे निर्णय प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार एक राजा में शक्ति केंद्रित होने से आपका राष्ट्र जो है शक्तिशाली होगा। इसलिए उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, यानी ऐसा राजतंत्र जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो। अगर ऐसा राजतंत्र होता है तो आपका राष्ट्र शक्तिशाली होगा। ठीक है, तो यह था उसका राष्ट्रवाद का विचार। तो मैकियावेली की बात करें तो मैकियावेली में आधुनिक राजनीतिक विचारों का शुरुआती बीज पाया जाता है। उसने संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य, ठीक है, जो आज हम देखते हैं, है ना, और धर्मनिरपेक्षता व गणतंत्र जैसे राजनीतिक विचारों की रूपरेखा रखी थी। ठीक है, तो मैकियावेली से संबंधित ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इससे पहले जो वीडियो आ चुकी है प्लेटो और अरस्तु की, उसका भी लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।